नमस्कार, मैं थी स्वागत है उत्तराखंड में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चंपावत जिले में रहने वाले अनुज पंत के संघ और लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 96 रैंक की हासिल करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। बारकोट विकास खंड के झुलपे गांव के निवासी अनुज पंत ने इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्होंने फोन करके बधाई दी और उज्जैन के भविष्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीएससी के जैसे प्रतिष्ठा परीक्षा और सफलता को प्राप्त करने का बेहद गौरव की बात है। अनुज ने पंत और उपलब्धियों के प्रदेश में युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने विश्वास और से जताया कि अनुज और पंत की प्रशासनिक सेवा में अपने ही प्रतिभा को समर्पण और देश के प्रदेश के विकास के महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह अनुज पंत ने भी मुख्यमंत्री के आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रोत्साहन के उन्होंने देश की सेवा के लिए और अधिक से प्रेरणा मिलेगी। अनुज नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपने जो है बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिताजी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करिए मैं हमारे पूरे क्षेत्र। दीदी की शादी 2013 में। हाँ हाँ आपका याद नहीं चलो बहुत अच्छा यार जो होगा। चलो ठीक है ना। ठीक है। चलो चलो सबको घर में मेरी तरफ से भी सबको भी बधाई देना, सबको शुभकामना देना। बहुत अच्छा है, मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के दौरे पर शाह के हरिद्वार के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों से अलर्ट मोड पर है। ऊपर पुलिस के महानिदेशक कानून व्यवस्था को मुरुगेश्वर के बीच में रोज भी हरिद्वार पहुंचकर कार्यक्रम के स्थल पर बैरागी कैंप की सुरक्षा व्यवस्थाओं को जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के डी और ब्रीफिंग थी और मुरुगेश्वर के पोस्ट और निर्देश की हानि सुरक्षा में व्यवस्था को किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एडीजी कार्यक्रम के स्तर को लेकर रूट और चार्ट तक सभी बिंदुओं को तक कड़ी निगरानी रखने की संकेत और गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिए गए हैं। प्लान सख्ती से लागू कराने के लिए आमजन के और न्यूनतम सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों आपसी समन्वय के साथ पूरी सतर्कता बरतने को निर्देश दिए गए हैं कि इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात और सुरक्षा एजेंसी से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में हुई शुक्रवार को हुई उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावित और मुहर लगाई गई है। बैठक में कुल 5 प्रस्ताव मंजूरी दी गई है, जिनमें से विभिन्न विधायक के अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। कैबिनेट ने उत्तराखंड की भाषा संस्थानों के अधिनियम 2018 के अनुमोदन दिया। वहीं उत्तराखंड की निजी विश्वविद्यालय के अधिनियम 2023 संशोधन के लिए उत्तराखंड के निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 की प्रत्यापित से जाने की फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के सार्वजनिक द्यूत और रोकथाम के विधेयक 2026 से उत्तराखंड के अल्पसंख्यक आयोग संशोधन के विधेयक 2026 के अधिनियम से जाने की प्रस्ताव भी की गई है, मंजूरी दी गई। इसके अलावा कार्मिक और विभाग के शासन दिशा अधिनियम के रूप में प्रख्यापित और करने की प्रस्ताव को भी कैबिनेट स्वीकृति दी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत 20 मार्च को बाद में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे में कार्यक्रम का तय किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि वो थरोली वैशाली तक बाय और छेनगाड़ की थरोली होते हुए क्षेत्र के दौरे पर करेंगे। आपदा प्रभावित और परिवार से मुलाकात करेंगे। हरीश रावत ने कहा कि सरकार का 20 मार्च तक को समय देना चाहिए ताकि विधानसभा क्षेत्र की आपदा पीड़ित के लिए बनाई गई कार्य योजना की सदन में पटल रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की स्थिति जायजा लेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। ये अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे का कर्तव्य जिनका है मैं उनका आह्वान कर रहा हूं।
पीड़ा में जिलाधिकारी शक्ति और भदौरिया की अध्यक्षता में हुई कलेक्टर की सभागार के विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हो गई है। बैठक में विद्युत की आपूर्ति, मॉनिटरिंग और बिलिंग के उपभोक्ताओं की शिकायतों की स्थिति समीक्षा की गई है। डीएम के निर्देश दिए गए उपभोक्ताओं को निर्बाध यानी पारदर्शिता बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने मीटर रेटिंग के निगरानी के बढ़ाने की पारदर्शिता के लिए और टेंट लोकेशन की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए प्रस्तावित और शासन भेजने को कहा है। साथ ही हेल्पलाइन 19 और 12 में आने वाले शिकायतों के त्वरित और निस्तारण करने वाले लंबे समय तक बैकडाउन और स्थिति के जिम्मेदारी अधिकारियों को खिलाफ कार्रवाई चेतावनी दी गई है। बैठक में झूलते विद्युत तारों की प्राथमिकता ठीक करने के लंबित और मुआवजा के मामले में सूची जल्द से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें आज यूपीसीएल के सभी हमारे जितने भी 4 डिवीजन है सभी के एक्सीएंस के साथ और एससी यूपीसीएल के साथ में यहाँ पे एक डिटेल्ड बैठक की गई, जिसमें क्योंकि कई बार जो जन की सरकार में या फिर जनता दरबार में भी इस प्रकार के इश्यूज आते हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए होते हैं, उन सभी की समीक्षा की गई, चाहे वो झूलते लटकते तारों के संबंध में हो या एक्स्ट्रा जो एक्सेस मीटरिंग की कई बार शिकायतें आती हैं या फिर मीटर रीडर्स कई बार समय पर नहीं जा पाते, तो इन सभी की विस्तृत समीक्षा की गई है। और जो लाइन ब्रेकडाउन्स भी कहीं पे कुछ लंबे समय तक अगर रह जाते हैं तो उसके संबंध में भी समीक्षा की गई है। और साथ में निर्देशित भी किया गया है कि अगर हमारी ब्रेकडाउन अधिक लंबे समय तक होगी तो उसमें हम लोग कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। और जो हमारे कुछ सब स्टेशन आउटसोर्स्ड हैं उसके लिए भी हम लोग लगातार मॉनिटर करते रहें, हमारे एक्सीएंस के लेवल से भी मॉनिटरिंग होती रहे, एससी के लेवल पे भी मॉनिटरिंग हो, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो हमारे विद्युत सेफ्टी के इश्यूज हों या फिर ब्रेकडाउन के इश्यूज हों, ये सब कुछ लगातार संज्ञान में आते रह सके। साथ में 1912 की एक हेल्पलाइन है बिजली विभाग से संबंधित स्पेशली, उसकी भी डिटेल समीक्षा की गई कि वहाँ पे कितने उनके कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए, कितने रिजॉल्व हो गए और कितने पेंडिंग हैं। तो इस प्रकार से हम लोग नियमित समीक्षा भी करते रहेंगे। और स्पेशली जो हमारी 1912 की और सीजीआरएफ की या जन की सरकार। पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की रेसकोर्स के स्थिति आयोजित हॉल में आयोजित की माता चौकी के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। यह कार्यक्रम राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा के द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना के प्रदेश में सुख समृद्धि के शांति का कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस तरह की धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन समाज की आस्था, एकता और सकारात्मक ऊर्जा संचार करता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणमान्य भी लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून की राजभवन स्थित लोक भवन की महिला कल्याण उत्कृष्ट सेवा और सम्मान एवं मेरी पहचान 2026 के कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाला कर्मचारियों के अधिकारियों के सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सम्मानित किए गए हैं। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने महिला सशक्तिकरण के मंत्री रेखा आर्य की प्रतिभा सम्मान की प्रदान किया गया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की असली शुरुआत घर से ही होती है और समाज की महिला बराबरी के स्थान मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जो कि 8 मार्च को हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि हमारे राज्यपाल जी की बड़ी इच्छा थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत जो है वो 6 तारीख से ही जो हम लोग करना का काम करें। आज राजभवन में एक कार्यक्रम जो है हमारी महिलाओं को समर्पित और हमारी बालिकाओं को समर्पित, और खास बात ये थी कि आज वही महिलाएं और वे बालिकाएं इस मंच के माध्यम से सम्मानित हुई जो कि हमारे ऐसी संस्थाओं में रहती हैं जहां पर समाज ने उनको किसी न किसी कारणवश जो समाज के मुख्य धारा से वंचित रही होती हैं अथवा समाज से उत्पीड़ित होती हैं। वे महिलाएं या तो सरकारी संस्थाओं में या प्राइवेट संस्थाओं में रह रही होती हैं, वे बालिकाएं या तो सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं में रह रही होती हैं। तो आज उन उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर अब सियासी तेज हो गई है। सरकार जहां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के राज्य अर्थव्यवस्था को मजबूत होने के संकेत और बता रही कि वहीं कांग्रेस ने इन पर आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की और जीएसडीपी के 1.9 लाख करोड़ के रुपए बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपया हो गई है, जो करीब
7.2% वृद्धि दर्शाती है। वहीं व्यक्तिगत और 1.94 लाख रुपए के बढ़कर 2.73 लाख रुपए तक पहुंचाने का दावा किया गया था। ये लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विधायक काजी निजामुद्दीन बीजेपी को सरकार में हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का विकास को झूठा आंकड़ा पेश हो रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसके अलग। और कहना कि प्रदेश में बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट की लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण की जरूरी स्थिति बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही है। काजी निजामुद्दीन ने यह कहा कि देहरादून जैसे शहर में प्रदूषण का स्तर कई 300 से 400 तक पहुंच जाने की, ऐसे में सरकार पर्यावरण के संरक्षण के दावा के सवाल घर में ही है। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के दोनों इंजन की उत्तराखंड प्रदेश की जनता को लेकर दोनों इंजन की हमने आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए, जिसमें हमने बताया कि केंद्र सरकार कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेकर मुख्य पेयजल जैसे या प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण PMGSY जैसी सड़कों के लिए बजट में कटौती कर रही है, जिससे उत्तराखंड सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है। जो 16वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें ऐसी हैं जो उत्तराखंड को नुकसान देंगी। जो ग्रांट्स उत्तराखंड को 28,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में मिले हैं वो नहीं मिलेंगे। पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड की ज्यादा है, उसके वो भी हमारे नुकसान में जाएगी। यहाँ का आबादी कम है, यहाँ का एरिया कम है, वो भी उत्तराखंड को उसके हिसाब से ग्रांट्स कम मिलेंगी। पीड़ा गढ़वाला शुवाड़ी क्षेत्र के बन रहे NIT के परिसर में निर्माण कार्य गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों की जनप्रतिनिधियों की आरोप है कि ठीक से कई स्तरों पे आगे दिन यानी पैर पर पेटी के सिस्टम के कारण निर्माण गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि ये करीब 1000 से करोड़ रुपए का इस तरह फर्जियाना ठेके से पहले NBCC के मिला था, जिसके बाद ये द्वारा कंपनी ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद ही ठेका का आयोग ट्रांसफर होने की आरोप लगाए जा रहे कि इसे परियोजना की लागत में बड़ा अंतर बताया जा रहा है। भाजपा ने युवा नेता डॉक्टर सुधीर जोशी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण के कार्य गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब परियोजना की लागत और कम होती है तो निर्माण की गुणवत्ता पर असर पड़ना तो स्वाभाविक है। ऐसे में अब इसको पूरे मामले को जांच की मांग उठाने लगी है। जनहित के मुद्दों पर कितने भी मुकदमे हमारे ऊपर लग जाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि राष्ट्रीय धरोहरों के रूप में अगर देखा जाए, देखिए मैं उच्च शिक्षण संस्थान को धरोहर मानता हूं और देखिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के सुमाड़ी गांव में अगर बनने जा रही है, निर्माणाधीन कार्य वहां पर चल रहा है, तो उस पर गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए। हम लोगों ने ये मांग रखी है कि भैया आप सबसे पहले ठेका मिलता है NBCC को, जो कि नवरत्नों में से एक कंपनी है, वो अपना परसेंटेज ले लेती है और उसके बाद वो ठेका बेच देती है सैम इंडिया को। सैम इंडिया ठेका लेता है, फिर वो भी अपना एक तरीके से पल्ला झाड़ता है और फिर वो ठेका एक तरीके से बेच देता है हिमालयन कंस्ट्रक्शन को। तो देखिए भारत सरकार ने 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए, 1000 करोड़ रुपए एक तरीके से पहले फर्स्ट फेज में स्वीकृत किए, 1000 करोड़ रुपए पहुंच गया और देखिए आज अब जो काम चल रहा है वहां पर कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा ये हम सब लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें गुणवत्ता नहीं रह जाएगी, क्योंकि सब लोगों। थरोली विकासखंड की सभागार उत्तराखंड की क्रांति दल के ब्लॉक इकाई में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में संगठन विस्तार के क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान पृथ्वी सिंह नागी ने UKD के नाथा ब्लॉक के अध्यक्ष और घोषित किया गया। पार्टी में नेताओं के कार्यकर्ताओं को 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गांव-गांव में जाकर संगठन मजबूत करने की आह्वान भी किया गया। बैठक में गैरसैंण की स्थायी राजधानी बनाने की थरोली में जिला घोषित करने का मांग प्रमुखता उठाई गई है। UKD नेताओं को कहा कि राज्य गठन के इतने ही वर्ष के बाद भी प्रदेश में स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कांग्रेस दोनों ही दलों के शासन के बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत और सुविधाओं को कमी बनी हुई है। और आज जैसे कि हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की ब्लॉक से ब्लॉक कार्यकारिणी का राजस्थान, इसी क्रम में आज थराली विकास खंड में भी कार्यकारिणी का गठन हुआ और मुझे बड़ी गौरव की बात है कि 64 से ज्यादा साधक देने वाले उत्तराखंड की जन उत्तराखंड क्रांति दल के गौरवशाली पद में मुझे आसीन कराया। सारे अपने पार्टी सारे कार्यकर्ताओं का और
तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। एक्चुअली ऐसा है, उत्तराखंड क्रांति दल 2027 की तैयारियों को लेकर ही यहाँ पे अपने जो ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आगे चुनाव में जा रहे हैं। और मुद्दे हमारे क्या होंगे? सब सर्वप्रथम तो हमारा गैरसैंण राजधानी का मुद्दा है, प्रथम मुद्दा। दूसरा, भू कानून, मूल निवास, इन मुद्दों, ये उत्तराखंड की आत्मा से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इनको हम छोड़ नहीं सकते। बाकी रहेगी बात कि हमें कैसे दल को आगे बढ़ाना है, इस पे हमारा मंथन हुआ है। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर अपने ही तैयारियां तेज कर दिया। पार्टी का फोकस बूथ स्तर को पहुंचकर सरकारी योजनाओं की और उपलब्धियों की आम जनता को पहुंचकर रहेगा। इसके लिए महिला, युवाओं, किसान और गरीब कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के सीधे संपर्क अभियान चलाए जाएंगे। भाजपा का मानना है कि सरकार की योजनाओं को लोग जीवन सकारात्मक बदलाव आया और इसी भरोसे की पार्टी की ताकत बनेगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने भारतवर्ष ने कहा कि उत्तराखंड की तीसरी बार भाजपा सरकार बनने की पार्टी लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं की मेहनत और दम के भाजपा एक बार फिर प्रदेश की मजबूत सरकार बनने का सफल होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में तीसरी बार आना बिल्कुल जरूरी है और आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। और उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है हमारी महिलाओं का होगा, हमारे युवाओं का होगा, हमारे किसानों का होगा, हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं का होगा। तो आप वो देखेंगे कि ये सारी लोग, ये फैक्टर्स जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। अब महिलाओं के लिए या पार्टी के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उन तक, हमारे जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन तक हम पहुंचे और अपनी बात, जो हमने काम किए हैं, उनको वहां तक पहुंचा पाए। तो उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग माध्यम से, बूथ से लेकर और बड़े लोकसभा तक के कार्यक्रम पार्टी के आगामी कुछ महीनों में होने वाले हैं। उत्तराखंड के खेल विभाग तेजी से खेल यूनिवर्सिटी के दिशा में आगे बढ़ रही है। खेल के निदेशक आशीष चौहान का कहना है कि यूनिवर्सिटी को लेकर पहले बोर्ड बैठक का आयोजन राज्यपाल के आदेश में हो चुका है, जिसके कई महत्वपूर्ण फैसले ले गए हैं। साथ ही निर्माण के कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। खेल विभाग की पूरी उम्मीद है कि आने वाले शिक्षक के स्तर पर यहाँ पर भी कक्षाओं को संचालन किए जाएंगे। चारधाम यात्रा की पारदर्शिता शिक्षिता बनाने के लिए परिवहन विभाग ने इस बारे में ट्रैप कार्ड व्यवस्था के महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब यात्रा को चलने वाले वाहनों को ट्रैप कार्ड के यात्रियों को चालक की जानकारी के साथ और ऑपरेटर की वाहनों के मालिक के नाम, मोबाइल नंबर और लाइसेंस नंबर दर्ज कराने अनिवार्य होगा। पहले इस जानकारी की अभाव और शिकायतों के लिए स्थिति केवल चालक पर ही कार्रवाई हो पाती थी, जबकि दूर ऑपरेटर के बचे निकलते थे। नई व्यवस्थाओं से अब ऑपरेटर जिम्मेदारी भी तय होगी और फर्जीवाड़ा अंकुश लगाया जाएगा। चारधाम यात्रा में तैयारियों को लेकर आरटीओ के प्रशासन संदीप सैनी ने हाल ही में ऋषिकेश के बसे कंपनियों के टैक्सी, मैक्सी, कैब और यूनियन की टीमों को ट्रैवलर और एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि तय कराया कि अधिक से वसूली शिकायत मिलने पर वाहनों के परमिट तत्काल निस्तारण किए जाएंगे। इस बार जो हमारी चारधाम यात्रा 2026 है, उसको हम लोग और ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाने के लिए हमने जो हमारा ट्रिप कार्ड जो जारी करते हैं, उसमें जो ओनर होगा और जो हमारा गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, उसकी डिटेल उसमें रहेगी। लाइसेंस डिटेल उसमें रहती है, लेकिन फ़ोन नंबर भी रहेगा, जिससे अगर किसी को कोई बात कहनी है या अगर कुछ शिकायत करनी है तो उस तक पहुंच सके। साथ ही इस बार हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई जैसे जाम की स्थिति होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो जो देहरादून के प्रदेश में महिला कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतल के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर फर्जी एआई जनरेट के पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ फेसबुक फर्जी माध्यम से कांग्रेस पार्टी उसके वरिष्ठ नेताओं की छवि भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री को जरिए धूमिल करने में महिला और कांग्रेस के मामले को निश्चित और जांच करके दोषियों के खिलाफ आरटीआई की एक्ट और तहत की सख्त कार्रवाई की मांग की है।
आज मैं लोगों उसके प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमिंदर डोभाल जी से मुलाकात करी। हम लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमिंदर डोभाल जी को एक ज्ञापन सौंपा। उसमें लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में सोशल मीडिया के द्वारा संचालित पेज धाकड़ धामी, वसूली मोर्चा अभियान, धामी की धमक, सनातनी धामी, इन पेजों के द्वारा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी और बाकी सब लोगों की छवि, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने का काम ये पेजेस कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ प्रदेश में, देवभूमि उत्तराखंड में जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम ये पेज कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने उनसे बात करी और हम लोगों ने ये उनको बोला है कि अगर अगले 15 दिनों पे इन पेजों पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों को मजबूरन एसएसपी ऑफिस के गैरसैंण में आयोजित होने वाले बजट सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुण ने विपक्ष के निशाना साधते हुए मंत्री सौरभ बहुगुण को कहना है कि विपक्ष से पहले ये सरकार सोच कर आता है कि स्तर की व्यवधान के करना है। सरकार में चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन विपक्ष की हंगामा लगातार जारी रहता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल गैरसैंण के नाम पर राजनीति करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए 100% जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास एक मौका था गैरसैंण को राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का, उन्होंने नहीं करी। जब भी गैरसैंण की बात आई है, अगर आप देखिएगा तो चलने के दौरान अगर वहां पे सबसे ज्यादा हंगामा किया गया है तो विपक्ष के माध्यम से किया गया, नहीं चलने की कार्रवाई तो विपक्ष के माध्यम से नहीं हुई। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सुबोध उनियाल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो लगातार विपक्ष को अप्रोच करते रहे कि आप सत्ता चलाइए, आपकी बात मान रहे हैं, आप सत्ता चलाइए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जितने भी हमारे मित्र हैं वो गैरसैंण में सत्ता चलाने के इंटरेस्टेड नहीं है, वहां बैठने के इंटरेस्ट। ये थी आज तक की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।